नमस्कार, आदाब। मैं अपने चुनावी दौरे में आज उज्जैन में हूँ और महाकाल टेम्पल के जस्ट सामने, तो जिनको दर्शन करना है वो दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। उज्जैन की खासियत ये है कि महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद अब लगभग हर दूसरे गली में एक होम स्टे और एक रेस्टोरेंट दिख रहा है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ की, क्योंकि वहाँ पर 20 विधानसभा में चुनाव हो चुका है। बाकी के 70 सीटों में चुनाव 17 तारीख को होने वाला है। सुकमा और बहुत सारे बस्तर ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पहले नक्सली हमले हुआ करते थे, लेकिन इस बार लार्जली पीसफुल इलेक्शन रहा है। हमारे साथ संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार अली हैं नारायणपुर से और नीलेश त्रिपाठी हैं कवर्धा से। नीलेश, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, क्या हुआ, कितने बजे घटना हुई थी? जी, ये जो सुकमा की बात कर रही हैं आप, जिस सुकमा की घटना का जिक्र कर रही हैं, वो दोपहर के करीब 1:30 से 2 बजे के बीच के आसपास की घटना थी। वहाँ पर एक हमारे साथी भी थे, बस्तर थे, उनके वहाँ पे मौजूद थे मिनपा में। वहीं पोलिंग बूथ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर के जो दायरे हैं, 100-150 मीटर माफ करिएगा, दायरे में एक मुठभेड़ हुई। इसके अलावा बीजापुर में एक बड़ी घटना हुई है। वहाँ पर भी दावा ये किया जा रहा है कि 2 नक्सली या तो घायल हुए हैं बुरी तरह या उनकी डेथ हुई है। तो 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं सुकमा और बीजापुर में। एक अभी ताजा अपडेट अभी हाल ही में मिल रहा है, कांकेर से जुड़े लगे हुए एक अबूझमाड़ का जो इलाका है, वहां पर भी एक ब्लास्ट हुआ जिसमें किसान घायल हुए हैं। तो ये छुटपुट कई सारी घटनाएं आज नक्सल हिंसा की भी चुनाव के दौरान देखने को मिली हैं। जी मारिया। नारायणपुर से जुल्फिकार हैं। जुल्फिकार, अभी जो इलेक्शन कमीशन का डेटा आ रहा है, 5 बजे तक का डेटा वो दे रहे हैं, जिसमें लगभग 70% वोटिंग हुई है। इसको किस तरह से देखा जाए? अभी जो इलेक्शन कमीशन ने डेटा दिया है और 70% का है, इसे बहुत अच्छा कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि बस्तर की सीटें इसमें शामिल हैं, राजनांदगांव की सीट शामिल हैं, कवर्धा की शामिल हैं। और पहले फर्स्ट फेज में जो 20 विधानसभा सीटें हैं उनका एवरेज उन्होंने निकाल कर दिया है। तो इसमें से जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं और कुछ जगहों की पोलिंग पार्टी अंदरूनी इलाकों में होती हैं, वहाँ का डेटा, तो ये फाइनल डेटा हो सकता है कि और भी बढ़े। क्योंकि जब 3 बजे तक का डेटा आया था और जो नक्सल प्रभावित 10 सीटें हैं जहाँ पे सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक मतदान था, बाकी सीटों पे 8 बजे से लेकर 5 बजे तक का मतदान होना था। और उन जगहों पर जो 5 बजे तक होना था, उन जगहों पर बहुत सारे ऐसे मतदाता थे जो 5 बजे के पहले एंट्री कर गए, लेकिन उनका मतदान बाकी था। तो अभी डेटा और भी हो सकता है कि ये बढ़े। अगर इस मतदान की अगर बात करें तो मैं नारायणपुर में हूँ। नारायणपुर का जो इलाका है घोर नक्सल प्रभावित इलाका है, और इस पूरे रीजन की अगर बात करें तो जगदलपुर हो गया, कोंटा हो गया, सुकमा हो गया, नारायणपुर हो गया, बीजापुर और कांकेर, अंतागढ़, ये प्रमुख विधानसभा सीटें हैं। और खासकर नारायणपुर की बात करें जहाँ पे मैं मौजूद था, तो नारायणपुर जो शहर एक कस्बा है जिसकी आबादी मुश्किल से 32,000 होगी, और उससे 2 से 3 किलोमीटर बाद से ही ऐसा एहसास होने लगता है कि घनघोर जंगल है। और मैंने भी जाकर जब रिपोर्टिंग अंदर की तो वहाँ पे ये बिल्कुल पीसफुल तरीके से कुछ पोलिंग बूथों में मतदान हुआ, और जो नज़दीक थे नारायणपुर से, वहाँ पर बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। और ये 70% जो आंकड़ा निकल के आ रहा है, इसे इस लिहाज से बेहतर कहा जा सकता है क्योंकि नक्सली डेमोक्रेसी पे विश्वास नहीं रखते हैं, और उन्होंने पर्चे फेंककर, बैनर लगाकर मतदान का बहिष्कार करने का ऐलान किया था। उसका असर भी कई जगह पे दिखा। 3-4 जो घटनाएं हुई हैं, कांकेर में हुई है, सुकमा में हुई है, और एक घटना और हुई, तो उन घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल जो मतदान रहा वो काफ़ी शांतिपूर्ण रहा। और बस्तर के अंदरूनी इलाकों से लोगों ने निकल के अपने मताधिकार का उपयोग किया। ऐसी तस्वीरें थीं जहां पर लोग पोलिंग पार्टी को हेलीकॉप्टर से भेजा गया, फिर जब मतदान खत्म हो गया तो उन्हें हेलीकॉप्टर से वापस लाया गया, और अंदर नक्सलियों का जमावड़ा था। हमने भी कोशिश की अंदर जाने की, कोहका मेटा तक पहुंचे, वहाँ पे देखा कि हेलीकॉप्टर से ही तमाम पोलिंग पार्टी को भेजा गया था। तो वहाँ पे 3 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। तो उन 3 पोलिंग स्टेशन में जो कोहका मेटा है उसमें 40% मतदान हुआ, बाकी वहाँ पे कच्चा पाल था। और दूसरी एक और पोलिंग स्टेशन था गाँव का, वहाँ पे मतदान कम था क्योंकि अंदर नक्सलियों का फरमान था कि इस मताधिकार का उनको उपयोग नहीं करना है, उनकी जो जनताना सरकार है अंदर उसका समर्थन करना है। तो ये अबूझमाड़ का इलाका है। तो अबूझमाड़ का इलाका 4000 स्क्वायर किलोमीटर का वो ऐसा इलाका है
जो नारायणपुर, बीजापुर और सुकमा के बीच का है, जिसका लैंड रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है, रेवेन्यू रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है। और यही वजह है कि इसको अबूझ माड़ कहते हैं, मतलब एक ऐसा जंगल जिसको किसी ने अभी तक जाना नहीं, अबूझ है, मतलब उसे बूझा नहीं गया है, जिसका हिंदी में अगर अर्थ समझें तो उस इलाके में भी मतदान हुआ है तमाम नक्सलियों के फरमान के बावजूद। लोग तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइंस हैं डेमोक्रेसी के लिए और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के लिए कि जो एरिया में पहले मतदान नहीं होता था वहाँ भी लोग अपने डर से बाहर निकल करके, घर से बाहर निकल करके पोलिंग बूथ पर आए हैं और उन्होंने ईवीएम मशीन पर अपना बटन दबा करके वोटिंग राइट्स एक्सरसाइज किया है। विकास तिवारी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो सुकमा में थे जहां पे ये घटना घटी। विकास, घटना के बाद किस तरह का माहौल दिखा? क्या लोगों में उत्साह वापस आ गया कि उन लोगों को भी अपना मत देना चाहिए या पोलिंग बूथ पर सन्नाटा छाया हुआ था? देखिए, आज मुझे दो तस्वीरें नजर आई और दोनों ही तस्वीरें काफी चौंकाने वाली थी। सबसे पहले मैंने कल से ही तैयारी कर रखी थी कि मुझे एल्मागुंडा जाना है। एल्मागुंडा मेरे लिए इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि एल्मागुंडा के पिछले आंकड़े को मैंने जब बारीकी से देखा था तो वहां से केवल 2 वोट पड़े थे पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में। उस वक्त एल्मागुंडा से उनके जो पोलिंग बूथ है वो लगभग 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर थे, चिंतलनार में। मेरे अंदर ये जिज्ञासा थी कि अगर एल्मागुंडा में पोलिंग बूथ खोला जा रहा है तो गांव वालों में इसको लेकर सकारात्मक रवैया है या नकारात्मक, क्योंकि माओवादी लगातार चुनाव का बहिष्कार बस्तर में कर ही रहे हैं। मैं जब एल्मागुंडा पहुंचा तो उससे पहले मिनपा गांव पड़ता है, मिनपा में भी पहली दफे 95 के बाद वहां पर पोलिंग पार्टी को भेजा गया था पोलिंग करवाने के लिए। जब मैं मिनपा पहुंचा तो लगभग दोपहर के 12 बजे हुए थे और एक भी बंदे ने वहां पर वोट नहीं डाला था और कोई भी बंदा पोलिंग बूथ तक आने को तैयार नहीं था। सबके चेहरे पे नक्सलवाद का दर्द और जो दहशत है वो साफ नजर आ रही थी। लोग दबे जुबान कह रहे थे कि आखिर अपनी जान जोखिम में डालकर वोट क्यों करें, कौन करे, कौन माओवादियों से सीधे पंगा ले। तो मैंने उन लोगों को वहीं सीआरपीएफ के हवाले छोड़कर मैं आगे एल्मागुंडा जब पहुंचा, वहां जाकर मैं सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ। वो इलाका जिस इलाके से 2018 में केवल 2 लोगों ने वोट किया था और वो 2 वोट भी गांव वालों ने कहा कि हमने नहीं दिया, किसी और ने उनके नाम पर वोटिंग कर दी थी ताकि रीपोलिंग ना करनी पड़े। वो पूरा का पूरा गांव पोलिंग बूथ को घेर कर बैठा हुआ था और सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कि कब उनकी बारी आए और वो लोग वोट करें। आप आश्चर्यचकित हो इस बात कर, मैंने ऐसे बुजुर्गों को देखा। हास्यास्पद भी है ये बात बोलना, लेकिन ये हकीकत भी थी कि ऐसे बुजुर्ग की मेरी मुलाकात हुई जो शायद अपने जीवन में पहली और आखिरी बार वोट कर रहा है। वो आज तक अपने जीवन में उसने वोटिंग किया ही नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मुझे ऐसा लगता है उनके शरीर को देखकर कि अगले विधानसभा चुनाव तक वो इस धरती पर जीवित रहे या उस स्थिति में रहे या नहीं रहे, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये भी कहा जा सकता है कि वो अपने जीवन में पहली बार वोट कर रहे हैं और आखिरी बार भी वोट करने के लिए वो उसी उत्साह के साथ थे। लोगों की सोच अलग अलग थी। जी विकास, आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और शॉकिंग भी है और पॉजिटिव भी है। बहुत फ्रंट से देखा जाएगा, जिस पोलिंग बूथ पर बस 2 वोट पड़े थे और वो उनके नाम पर पड़े थे, उन्होंने खुद नहीं दिया था, आज वो पूरा गांव उस पोलिंग बूथ को घेर करके बैठा हुआ था और बुजुर्ग वहां पे मौजूद थे अपना मत देने के लिए। इससे बड़ी बात, इससे अच्छी बात और इससे पॉजिटिव बात क्या होगी विकास? वहां पे क्या दिखा विकास? महिलाएं कितना दिखी आपको? देखिए, हर किसी में वही उत्साह देखने को मिला मुझे। युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, हर कोई पहली बार वोट करने जा रहा था और हर किसी में वही उत्साह था। जब कोई एक युवा पहली बार ईवीएम मशीन को देखने जाता है, ये देखता है कि उसमें जब वो बटन दबाएगा तो उसमें बीप की आवाज आएगी, उसमें लाइट जलेगी, ये भी उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है। पहली बार वो किसी करंट वाली मशीन को इतने करीब से छूते हैं और उसको ये बताया जाता है कि उस बटन को दबाने के बाद आप किसी के भविष्य को कर देते हैं। आपके बटन दबाने से कोई हार जाता है या कोई विधायक और मंत्री बन जाता है। उनके लिए जादुई मशीन है, इसलिए उनके अंदर ये इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है और यही ये उत्साह था जो उनको पोलिंग बूथ तक खींच कर ले आया था। लेकिन उनके अपने अपने वजह भी थी। मैंने जब उनसे पूछा कि आप क्यों वोट दे रहे हैं तो युवाओं का अलग मत था। उनका कहना था कि बहुत हुआ, हर बार माओवादी नाराज होते हैं, इस बार जवान भी नाराज हो रहे हैं कि हम वोट नहीं कर रहे हैं।
और हम हर बार माओवादियों की सुनते हैं और वोट नहीं करते, तो इस बार हम जवानों की सुनेंगे। एक बार लोकतंत्र की ओर जाकर देखते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम जल्दी से अनुराग द्वारी के पास जाएंगे। अनुराग, कितनी मजेदार बात बता रहे हैं यहाँ पर विकास कि वो बीप की आवाज जो ईवीएम मशीन में बटन दबाने से सुनाई जाती है, वो लोग सुन करके भी बहुत आश्चर्यचकित थे। ये बताइए, इस तरह का जो एक्सपीरियंस है कितना यूनिक है, और एज रिपोर्टर्स हम लोग वो चाहते हैं कि हम लोग देखें और शायद आगे हम लोग बताएं भी। बिल्कुल मारिया, और सबसे पहले मैं बता दूं कि जो पूरा अभी जिन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ उसमें खैरागढ़ है 76%, लेकिन बीजापुर में मात्र 40%। और ये भी आंकड़ा इसलिए बढ़ा क्योंकि शहरी इलाकों में ज़्यादा वोट हुआ, नहीं तो कई गांव के गांव खाली थे। विकास कल से मुझे कह रहे थे कि एल्मागुंडा जाना है, लेकिन चूंकि वहाँ पर 3.5-4 घंटे का रास्ता और नेटवर्क नहीं मिलता है, तो जिस तरह से हम बात करते हैं कि बस्तर में डाटा और आटा दोनों ज़रूरी है, क्योंकि आप 4 किलोमीटर अंदर चले जाइए आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा और आप दर्शकों तक लाइव तस्वीरें नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन आपने एक और अहम सवाल पूछा था, जल्दी से अपने दर्शकों को बता दें कि आज कहां कहां पर बस्तर में हुआ है। फिर मैं आपके सवाल पर लौटता हूं, मेरे पास भी एक रोचक कहानी है जो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। तो ताड़मेटला और दुलेड़ के बीच में सीआरपीएफ जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। मिनपा में पोलिंग पार्टी, वहां पर विकास भी क्रॉस फायर में फंस गए थे। इसी दौरान घात लगाए हुए नक्सलियों ने हमला किया था और करीब 20 मिनट तक ये मुठभेड़ चली थी। और कोंटा के बंडा इलाके में भी पोलिंग बूथ के बाहर हमला हुआ था। जब जवानों ने जवाबी कार्रवाई की तो नक्सली भाग खड़े हुए थे। टोडा मरका में भी नक्सलियों और जवानों के बीच में थोड़ी एक आईडी ब्लास्ट भी वहां पर हुआ था। और इसके अलावा माड़, पंखाजुर और उलिया के जंगल में बस्तर बीएसएफ और बस्तर फाइटर्स के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई थी और मौके से AK-47 राइफल भी बरामद की गई है। और नारायणपुर में ओरछा के तादूर के जंगल में एसटीएफ के जवानों से मुठभेड़ हुई थी और वहां पर नक्सली उसके बाद भाग निकले थे। अरनपुर में, दंतेवाड़ा जिले में जहां मैं था, वहां आईडी प्लांट किया था, लेकिन इसे सुरक्षा बलों ने बरामद कर लिया था। जो बीजापुर में है, वहां मैं जिन गांवों की मैं बात कर रहा हूं, पुसबाका और टिम्मापुर जैसे गांव पूरे खाली थे। वहां पर 4 और 3 वोटर हैं और इस मामले को संज्ञान में लेने के लिए कई वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा। गंगालूर मार्ग पर भी नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हुई थी। तो ये लगभग 7-8 ऐसे मामले हैं। हालांकि जो पिछले चुनाव में हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इकलौते बीजेपी के विधायक थे इलाके के, भीमा मंडावी, और जब उनके गाँव गए थे तो उनके गाँव में उनकी हत्या के बाद भी जगह जगह दीवारों से लिखा हुआ था कि आप चुनाव का बहिष्कार करें। आपको ये तस्वीरें भी यहाँ पर दिखेंगी जब वोट डाल के आते हैं गांव वाले, और पत्थर से, जब हमें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि पत्थर के पास कर क्या रहे हैं, हम पास में गए तो अपनी उंगली घिस रहे थे पत्थर में। वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह जो स्याही लगी हुई है उस उनकी उंगली की वो मिट जाए, क्योंकि अगर वो स्याही लेकर गाँव में जाएंगे और नक्सलियों को पता लगेगा कि वो वोट डाल करके आए हैं, तो आपको जानकर बहुत ही हैरत होगी मारिया की कई जगहों पर उंगली काटने की सज़ा भी दी गई जिस उंगली से उन्होंने वोट डाला था। तो इस भय के बीच में मैं लगभग 4 जिलों की सीमाओं से होकर गुजरा। आज जगदलपुर में था पहले, उसके अलावा मैं दंतेवाड़ा गया, उसके अलावा मैं सुकमा की सीमा को छू कर के आया। तो एक बड़े वृहद इलाके में घूम कर जहां नेटवर्क हो रहा था वहां दर्शकों तक तस्वीर पहुंचाने की कोशिश की। और हमारे सारे तमाम साथी, खास करके विकास और जुल्फिकार और कवर्धा से भी नीलेश, बीजापुर से मुकेश, ये सारे हमारे साथी तमाम लगे हुए थे। जगह जगह से तस्वीरें पहुंचाई गई हैं। जैसा मैंने बताया कि विकास एक जगह क्रॉस फायर में भी फंस गए थे। तो ये लगातार ऐसी तस्वीरें आई हैं। शुक्र है, गनीमत है कि मतदान आमतौर पर शांतिपूर्ण ही रहा है और 70% के पार ज़रूर जाएगा। जैसा जुल्फी बता रहे थे कि कई इलाकों से पोलिंग पार्टी यहाँ लौटती हैं और उसके बाद ये आखिरी जब आंकड़ा आएगा तो पिछली दफ़ा से ज़्यादा होगा। लेकिन बीजापुर और जैसे इलाकों में नहीं ज़्यादा मतदान का होना भी अभी एक चिंता का विषय अभी भी बना ही हुआ है। मारिया। हाँ अनुराग, लोगों ने भय का बहिष्कार किया, वोट का नहीं। इससे बड़ी बात क्या होगी। और शायद ये बहुत ही हिस्टोरिक डे है छत्तीसगढ़ के लिए और पूरे देश के लिए भी। इसीलिए अभिषेक, मैं आपके पास अब आऊँगी। ये जो दिन है जहाँ पर एक ऐसा मतदान केंद्र जहाँ पे पहले 2 वोट पड़े थे, अब आज पूरा गांव वहाँ पर मौजूद था। ऐसे बुजुर्ग जिससे विकास मिले, ऐसे हजारों लोग जिससे अनुराग मिले, क्या बोलेंगे आप? आज का दिन कितना खास है? बिल्कुल खास तो इस वजह से भी है मारिया, क्योंकि बहुत हद तक कंट्रोल करने में कामयाबी मिली है उन गांवों को
जहां पर कभी वोट नहीं गिरते थे। लेकिन इसमें एक चीज और समझने की है कि चुनाव के पहले बहुत कुछ हुआ है। चुनाव के पहले दरअसल जो वोटिंग सेंटर्स हैं वो बहुत दूर दूर ले जाए गए हैं। और मुझे दुख भी है और डर भी है कि देखिए चुनाव में जो 2 जगह हैं, मतलब कोशिश पूरी हुई है। पिछली बार का अगर आप रिकॉर्ड उठा के इस बार के रिकॉर्ड से मेल करेंगी तो आपको समझ में आएगा कि बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन कोंटा और बीजापुर, देखिए कोंटा में कवासी लखमा है और वहां से भी जो अनुराग भी आपको इस बात की तस्दीक कर देंगे कि वहां पर भी कम वोटिंग है और वहां पर भी वही हालात है। क्योंकि देखिए बहुत सारे प्रत्याशी जिनसे मैं बात कर रहा था वो लगातार चुनाव आयोग को शिकायत कर रहे थे। चुनाव आयोग को 2 महीने पहले शिकायतें हुई हैं कि आप ये जो मतदान केंद्र है इनको अगर बहुत दूर तक शिफ्ट कर देंगे, बिल्कुल वैसे ही है कि आप अगर नोएडा का जो मतदान केंद्र है वो आप गाजियाबाद में शिफ्ट कर दें तो कितने लोग मतदान करने के लिए जाएंगे। इसके बावजूद इस बार वोटिंग करने के लिए लोग गए हैं 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर जहां पर वोटिंग के केंद्र बनाए गए थे वहां पर फिर भी गए हैं। लेकिन इन चुनावों में जो सबसे बड़ी जो सांस जिसकी फंसी हुई है वो बहुत हैवी वेट लोग हैं और सबसे बड़े हैवी वेट तो भूपेश बघेल हैं मारिया, जिनकी जान अटकी पड़ी है। क्योंकि ये कांग्रेस ने पिछली बार यहाँ पे जबरदस्त परफॉर्म किया। देखिए ये वो वाला 90 में से जो 20 सीटें वाली जो 20 सीटें हैं यहाँ पर इतना स्ट्राइक रेट निकालना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इस बार अगर वो पिछली बार की जैसा अगर नंबर लेके आ जाते हैं 20 में से अगर 17 या 18 लेके आ गए, क्योंकि बाद में भानु प्रतापपुर में बाई इलेक्शन हुआ था, तो अगर वो परफॉर्मेंस दोबारा रिपीट कर देते हैं जिसके बारे में भूपेश बघेल बार बार पुश कर रहे हैं तो फिर एक बात समझिए कि कांग्रेस के लिए अच्छा रास्ता है। लेकिन अगर यहाँ पर बीजेपी उनको स्टॉप कर देती है। आप शायद डॉक्टर रमन सिंह को भूल गए क्योंकि वो खुद कैंडिडेट थे इस फेज में, तो उनके लिए भी बहुत ही अहम चुनाव रहा। और एक और है उनकी परिवार करीबी है भावना बोरा, जो कि पंडरिया से चुनाव लड़ रही हैं। तो पंडरिया में उनकी साख दांव पर है, राजनांदगांव वालों की साख वहां पर भी दांव पर है। और सिर्फ राजनांदगांव नहीं, इस बार राजनांदगांव के इस आसपास के इलाके हैं उन तमाम जगहों पर साख दांव पे लगी है। लेकिन भूपेश बघेल की ज्यादा लगी हुई है क्योंकि यहाँ पर अगर आप पिछले बार जैसा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो आप ये मान लिए जाएंगे कि आप मैदानी इलाकों में आप सिर्फ और सिर्फ धान के भरोसे हैं। और यहाँ पर बस्तर और दक्षिण बस्तर और खासकर की जो ये वाला इलाका है ट्राइबल बेल्ट का इलाका है, यहाँ पे अगर आपका साथ छोड़ दिया कांग्रेस का साथ लोगों ने तो फिर बहुत कम, तो आप समझिए कि फिर अब लड़ाई जो है 50-50 की हो जाएगी। तो ये जो मसला है ये भूपेश बघेल के लिए बहुत अहम है। दूसरी एक जो इम्पोर्टेंट बात है जो है वो नारायणपुर और बीजापुर की भी है। यहाँ पर एक जो बड़ा मसला है, बहुत दिलचस्प मसला है, वो ईसाइयों का। जो ट्राइबल्स ईसाई धर्म को स्वीकार कर चुके हैं वो इस बार खिलाफ है कांग्रेस, और ये एक जबरदस्त बात हुई है बावजूद इसके कि कांग्रेस के ऊपर ये तोहमत लगती रहती है कि वो कुछ अल्पसंख्यकों के लिए ज्यादा काम करते हैं। बावजूद इसके आप देखिए कि जो बरियल ग्राउंड का मसला था जिस पर यहाँ पर उरांव ईसाई और दूसरे ईसाई एक तरफ हो गए हैं और वो कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए हैं। और ये बेसिक राइट था, क्योंकि जिन दर्शकों को नहीं पता है मैं उनकी बस जानकारी के लिए बता देता हूँ कि यहाँ पर बरियल ग्राउंड को लेकर एक लड़ाई चली है और जो लड़ाई जमीनी स्तर पर भी है और उसमें ईसाई जो मानने वाले धर्म मानने वाले आदिवासी हैं वो एक तरफा हो गए हैं। और उन्होंने अब देखिए इस बार के जो चुनाव है अनुराग है वहां पर मौजूद, वो भी आपको बता पाएंगे ध्यान से और विस्तार से कि हमारी समाज पार्टी भी है, जेसीसी भी है। तो इस बार कांग्रेस को भीतर घात का सामना करना है और बाहर उनके जो टुकड़े इधर से उधर गिर गए हैं उनका भी सामना करना है। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग दिलचस्प मुझे दिखाई दे रहा है वो भानु प्रतापपुर की वोटिंग है। मुझे लगता है कि तकरीबन 80% को अगर वो क्रॉस कर जाती है तो ये वो बाई इलेक्शन है जहां पर अकबरपुर राम भी चुनाव पर है। अरविंद नेताम खाली बगावत करके एक तरीके से कांग्रेस से नाता तोड़कर निकल चुके हैं। वो व्यक्ति कांग्रेस में अब नहीं है जिसने इंदिरा गांधी के वक्त में MOS बन के गए थे और पैसा कानून की जो बेसिक ड्राफ्ट है इंदिरा गांधी के वक्त ट्राइबल मामलों का वो उन्होंने बनाया था। तो भूपेश बघेल के खिलाफ ये तमाम लोग लामबंद हुए हैं इस पूरे बेल्ट में। तो इसके नतीजे क्या होंगे वो तो खैर काउंटिंग के वक्त में बताएगा, लेकिन इस बार घेरा तो है भूपेश बघेल को उनके 3 तारीख और बाकी की 70 सीटों पर चुनाव होगा 17 तारीख को।
मैं रिक्वेस्ट करूंगी सारे रिपोर्टर्स को और अखिलेश जी को, हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे हैं आपके सामने महाकाल टेम्पल के सामने से, उज्जैन से ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट है। ये छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर से वापस आऊंगी। वेलकम बैक। हमारा ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट है। 20 सीटों पे मतदान हो चुका है छत्तीसगढ़ में और बाकी की 70 सीटों पे चुनाव होगा 17 तारीख को। और उसी दिन मध्य प्रदेश में एक सिंगल फेज़ में चुनाव होगा और मैं मध्य प्रदेश के उज्जैन से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं अब नीलेश त्रिपाठी और विकास तिवारी के पास जाऊंगी। हमारे साथ अभिषेक शर्मा जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने बहुत ही माइन्यूट एनालिसिस, माइक्रो एनालिसिस जो बोला जाता है वो अभी उन्होंने इस शो पर किया है। मैं अभिषेक आपके पास आऊँगी, लेकिन उससे पहले नीलेश त्रिपाठी जो कवर्धा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके पास जाऊँगी। नीलेश, ये जो विकास ने बताई बात कि उनका क्या एक्सपेक्टेशन था, जिस सोच से वो गए थे वहाँ पर वो नहीं दिखा, कुछ नई चीज़ दिखी और बहुत ही पॉजिटिव चीज़ दिखी। कवर्धा में क्या माहौल था? देखिए, कवर्धा में मारिया जिस जगह पे आप हैं उसको मध्य प्रदेश की धर्म नगरी कहा जाता है और जिस जगह पे मैं हूँ उसको छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी कहा जाता है, यानी कि कवर्धा को धर्म नगरी कहा जाता है। और यहाँ पिछले करीब 1.5-2 साल पहले एक बड़ी ही दुखद घटना हुई थी, झंडा विवाद हुआ था, जिसके बाद से 2 समुदायों के बीच हिंसा हो गई थी और ये विवाद राष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चा में भी रहा। और तभी से तो बीजेपी का एक राष्ट्रीय एजेंडा कहा जाता है हिंदुत्व, उसकी शुरुआत, उसको राजनीतिक शुरुआत कह सकते हैं, छत्तीसगढ़ में उस घटना से हुई थी। ये जो सीट है काफी हाई प्रोफाइल सीट है। मंत्री मोहम्मद अकबर यहाँ से प्रत्याशी कांग्रेस से रहे और जो झंडा विवाद के दौरान जो उस पूरे हिंदुत्व के मसले पर और जो लीड कर रहे थे विजय शर्मा, वो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी रहे। ये काफी चर्चित सीट रही और यहाँ पर जब हम दौरा कर रहे थे, चाहे कवर्धा शहर की बात हो या फिर जो भी रूरल इलाके हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, जंगली इलाके हैं, हमने लगभग सारे इलाकों को कवर करने की कोशिश की। हमें जो एक चीज समझ में आई कि हिंदुत्व का जो मुद्दा जिस पर चर्चाएं हो रही थी, जिसको लेकर एक तरह से विवाद की स्थिति बनी थी, वो लोगों में चर्चा का विषय थी। लेकिन जब हम लगातार लोगों से ये पूछ रहे थे कि आप वोट किस मुद्दे पर देंगे, आप किस उम्मीद के साथ वोट देने पहुंचे हैं, तो ज्यादातर लोगों का, या यूं कहें कि लगभग 95% लोगों का कहना यही था कि हम युवा की बात करें तो वो रोजगार के मुद्दे की बात कर रहे थे, अच्छे शिक्षण संस्थानों की बात कर रहे थे, बुजुर्ग की बात करें तो वो महंगाई की बात कर रहे थे, महंगाई को दूर करने की बात कर रहे थे, किसानों की बात कर रहे थे कि उनको किस तरह से लाभ मिले, जो महिलाएं थी वो अपनी जरूरत की चीजों की बात कर रहे थे। बेसिकली जो बुनियाद इश्यूज हैं, जो बुनियादी इश्यूज हैं, उस पर हर बार चुनाव में आखिरी मतदान उसी पर वोटर्स देते हैं और इस बार भी शायद वही दिखा है छत्तीसगढ़ में। और राजनांदगांव जो रमन सिंह की सीट है उससे सूर्यकांत यादव जुड़े हुए हैं। सूर्यकांत दिख नहीं रहे, क्या वहां पे अंधेरा हो गया है, बिजली चली गई? जी मैम, अभी मैं रामनगर के मतदान केंद्र में खड़ा हूँ, जहाँ 15 मिनट से बिजली गई हुई है। अभी यहाँ पोलिंग जो है समाप्त हुआ है कुछ देर पहले ही, क्योंकि जिन लोग जो है स्कूल मतदान केंद्र के परिसर में आ गए थे वो लगातार जो है मतदान कर रहे थे। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ मतदान समाप्त हुआ है, क्योंकि राजनांदगांव विधानसभा सीट जो है छत्तीसगढ़ का हाई प्रोफाइल सीट है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। वहीं कांग्रेस ने इस बार गिरीश देवांगन को जो चुनावी मैदान में उतारा है। लगभग अभी जो 5 बजे तक का आंकड़ा है वो उसमें 75% जो है मतदान हो गया, जो कि आंकड़ा अभी बढ़ेगा। अंतिम तौर पर आंकड़े जो है अभी नहीं आए हैं। लेकिन सूर्यकांत जी, सवाल ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी और वहां पर अंधेरा, बिजली चली गई, ये तो अचंभिक बात है। इतना बिजली सड़क पानी की बात कर रहे हैं, करती है भाजपा कि हमने सब दिया है, अस्पताल भी बनाया है और बच्चों के लिए स्कूल भी बनाया, और यहाँ पर बिजली नहीं है। जी निश्चित तौर पर मैम, ये अभी चुनाव चल रहे हैं, मतदान अभी हो ही रहे थे, 10 मिनट पहले ही मतदान समाप्त हुआ है और मतदान केंद्र में अभी से अंधेरा है। लगातार जरूर बात की जा रही है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस की हो, कि लगातार लोगों को सड़क, बिजली और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन हकीकत यही है। अभी हम खड़े हैं रामनगर के मतदान केंद्र में, जहां 15 मिनट से जो है बिजली गई हुई है। मतदान जो है अभी भी उस स्कूल में मौजूद है, अभी भी जो है
अपने सूर्यकांत जी, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मैं आपके पास फिर से वापस आऊंगी। मुझे ये जानना है, क्या जो ईवीएम की जो सीलिंग का प्रोसेस होता है, फाइनल टैब्यूलेशन होता है, वो सब प्रोसेसेस कंप्लीट हो चुका है, या फिर जो वहाँ पर इलेक्शन जो करवाने के लिए आए हुए थे ऑफिशियल्स, वो अभी तक वहीं पे फंसे हुए हैं? जो टीम मैं है सूर्यकांत जी के पास फिर से वापस जाऊंगी, लेकिन अभिषेक शर्मा, सवाल है बिजली सड़क पानी सबकी चर्चा करते हैं और सब सरकार यही बोलती है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये तो सच्चाई दिख रही है इस समय बिजली, लेकिन शायद सूर्यकांत के पास बिजली आ गई है उनके पास तो बिजली आने जाने का खेल है। लेकिन ये जो राजनांदगांव की सीट है मारिया, ये इस बार भूपेश बघेल ने पूरी ताकत झोंकी थी गिरीश देवांगन को आगे करके राजनांद, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि जीत को राजनांद, डॉक्टर रमन सिंह काफी मजबूत है वहां पे, इसमें कोई शक नहीं है। 15 साल के मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने अपने इलाके में तो डेवलपमेंट करवाया था तो जब वो मुख्यमंत्री थे। अब बिजली क्यों चली गई ये एक विषय हो सकता है, पता नहीं है वहां पे कितनी सप्लाई और इसका असर जो वोटिंग हुई है उसके बाद की ईवीएम की मशीनों पर कितना होगा। लेकिन गिरीश देवांगन ने यहाँ पर घेरने की कोशिश की और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनको उनके इलाके में घेरने की कोशिश की है। क्योंकि देखिए, अगर भूपेश बघेल को पाटन में घेर रहे हैं उनके भतीजे विजय बघेल के जरिए और अमित जोगी घेर रहे हैं, तो यहाँ पर भी राजनांदगांव को ऐसा खाली फील्ड नहीं छोड़ा है, उनको भी घेरने के लिए गिरीश देवांगन बाय एंड लार्ज एक हैवीवेट मानी गई, उनके लिए जोर लगाया, भूपेश बघेल ने जोर लगाया। और देखिए अब बिजली आ गई है अभिषेक जी, सूर्यकांत जहाँ पर है वहाँ पर बिजली आ गई है। जरा सा अब समझते हैं माहौल क्या है, सारा प्रोसेस खत्म हो गया या नहीं। जो ऑफिशियल्स आए थे इलेक्शन करवाने के लिए, पोलिंग करवाने के लिए, क्या उन्होंने ईवीएम मशीन्स को लॉक कर लिया है, फाइनल टैब्यूलेशन और कैलकुलेशन हो गया है? सूर्यकांत जी, चलिए, ये बिजली तो आ गई लेकिन इंटरनेट की समस्या हर जगह ही चल रही है, तो शायद बस इसी वजह से सूर्यकांत से हम फिर से वापस जाएंगे उनके पास। अभिषेक, आप कुछ बोल रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। देखिए मारिया, इस समय मतलब मैंने कोशिश की कि जितने भी प्रत्याशी चुनाव में उतरते हैं उनसे एक बार बात हो। तो आपको बताऊं कि अगर प्रत्याशी बस्तर और इस वाले पूरे इलाके में एक बार अपने घर के इलाके गांव की तरफ बढ़ गया तो आप समझिए कि उससे संपर्क नहीं हो सकता है। जब वो गांव में सड़क के किनारे आ जाएगा, नेशनल हाईवे के किनारे आ जाएगा, तब जाके ही आप उससे बात कर सकते हैं। तो गनीमत है कि जो आपके कुछ रिपोर्टर्स हैं वो उन जगहों पर हैं जहां पर इंटरनेट मिल रहा है, वरना इंटरनेट मिलना भी बहुत मुश्किल है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उस तरीके से जब हम कहते हैं कि विकास पहुंचना चाहिए और खासकर कि नक्सली इलाकों में विकास की धारा बहनी चाहिए, तो अभी भी जब आप पूरे देश में आप कहते हैं डिजिटल क्रांति कर रहे हैं, हम कहते हैं कि 1 सेकंड में पैसा यहां से वहां यूपीआई के जरिए पहुंचा सकते हैं, तो ये जो पूरा चुनाव है, देखिए ये भूपेश बघेल का चुनाव नहीं है या ये राजनांदगांव में रमन सिंह का चुनाव नहीं है। ये चुनाव उन गरीबों का चुनाव है जिनके सामने सबसे बड़ा संकट होता है कि उनको उनकी सरकार कौन देगा। देखिए, जो लोग रायपुर में बैठते हैं वो बहुत दूर हैं, उनके लिए कवासी लखमा एक उनका प्रतिनिधि है जो उनका सरकार है, उनके लिए मोहन मरकाम उनकी सरकार है, उनके लिए राजनांदगांव के रमन सिंह उनकी सरकार है। क्योंकि आप जब इतने दूर होते हैं जहां वहां पे आपको मोबाइल पे बात करने के लिए बड़ी मुश्किल होती है, तो आप समझ सकते हैं कि आप किस सरकार की अपेक्षा करते हैं। तो वो जो सरकार बहुत दूर बैठी होती है, वहां पर सरकार बहुत डिसेंट्रलाइज है। इसीलिए ये चुनाव जो 20 सीटें हैं, ये सीट टू सीट चुनाव है। और यहाँ पर इसीलिए आप देखिए कि जो कर्मा साहब के बेटे हैं जिनकी डेथ हो गई, कर्मा साहब जिनकी डेथ हो गई थी, उनके बेटे चुनाव में लड़े तो उनके घर के तमाम लोग, पहले एक पंचायत बैठी। तो आप देखिए कि जो एंटी इनकम्बेंसी है ये यहाँ पर सरकार के खिलाफ कम होती है, इस पूरे बेल्ट में ये एक प्रतिनिधि के खिलाफ ज्यादा होती है। और इस बार इसीलिए कांग्रेस ने बड़ा साहस दिखाया है कि 90 में लोकल इलेक्शन हो गया है और पूरे भारत में ये देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में मैं दौरा कर रही हूँ और यहाँ पर भी हर चुनाव
जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पर चर्चा हो रही है कि भाजपा से कौन है और कांग्रेस से कौन है। तो ये जो लोकलाइज्ड इलेक्शन ज़्यादातर होता जा रहा है, ये असेंबली में भी ट्रेंड देखा जा रहा है, बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रेंड है। और शायद बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज इसकी वजह से अपने स्ट्रैटेजीज भी बदल रहे हैं। लेकिन विकास तिवारी जिन्होंने अपनी सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी अभी सुनाई है हमारे दर्शकों को, विकास आगे बताइए। फिर आपने जब उस बुजुर्ग आदमी से बातचीत की तो फिर और क्या क्या किया उस मतदान केंद्र में? देखिए, वहाँ पे जो सबसे खास बात ये थी कि अभी मैं सभी की बातें सुन रहा था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि कितनी सारी चीजें हैं, कितने सारे फैक्ट लोग चेक करते हैं पॉलिटिक्स में और चुनाव में, वोटिंग में, मतदाता का रुझान और मतदाता क्या सोच रहा है, मतदाता क्यों वोट कर रहा है, क्या उसे उसके अधिकार मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, तमाम चीजों को लेकर बातचीत होती है। मैं इन सारी चीजों को सोचकर, उन सारे कैलकुलेशन को सोचकर ये सोच रहा था कि मैं उस पोलिंग बूथ से आया हूँ जहाँ ये सारी चीजें नगण्य हैं, जहाँ केवल इसलिए वोट किया जा रहा है कि उनको इस बार वोट करना है, सिर्फ इसलिए वोट किया जा रहा है कि उनको ऐसा लगता है। मतलब आप सोचिए कि यहाँ 5 बार से कवासी लखमा जीत कर विधायक बनते हैं और उनके मन में सिर्फ इस बात को लेकर विरोध है कि एल्मागुंडा के गांव वालों को कवासी लखमा ने वहां के सीआरपीएफ कैंप में बुलाकर कन्विंस करने की कोशिश की थी। सिर्फ इस बात को लेकर उनके मन में विरोध है। उनका कहना है कि हम उस नेता को कतई वोट नहीं करेंगे जो नेता उनको जो है सीआरपीएफ के कैंप में बुलाकर कन्विंस करने की कोशिश करता है। मैंने पूछा किसे वोट करेंगे, तो बोले उस नेता को वोट करेंगे जिसने सलवा जुलूम बंद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन? मतलब कि मनीष कुंजाम उनकी नजर में। तो देखिए, इतने बड़े बड़े घोषणा पत्र आ रहे हैं बीजेपी के, कांग्रेस के, और धान पे बातचीत हो रहा है, किसान पे बातचीत हो रही है। हम पूरा लॉजिक लगा रहे हैं कि क्या किसान कांग्रेस के साथ जाएंगे या उसके साथ। लेकिन मैं एक ऐसे पोलिंग बूथ से लौट कर आ रहा हूँ जो इस बड़ी बड़ी घोषणाएं वहाँ पे नगण्य है, इस पर कोई बातचीत नहीं है। वहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि ईवीएम मशीन है जो बीप की आवाज करती है, उसमें लाइट जलता है और वो जब दबाते हैं तो बहुत बड़ा नेता मनीष कुंजाम, बहुत बड़ा नेता जो कवासी लखमा माना जाता है, अगर वो बार बार उस बटन को दूसरे को दबाएंगे तो वो छोटा नेता हो जाएगा, हार जाएगा। इस टाइप की वहाँ की सोच है। और ऐसे पोलिंग बूथ से आ रहा हूँ। हमारे बस्तर में ऐसे इलाके हैं, ये कितना इंटरेस्टिंग है पूरे देश के लिए सोचने वाली बात कि हम कहाँ हैं, हम चांद पे चले जा रहे हैं। हमारे देश के लोग, हमारे देश का वोटर, जहाँ सबसे पहले चरण में चुनाव हो रहा है, सबसे बड़ी चुनौती है वहाँ पे। लेकिन चुनौती केवल ईवीएम में बटन दबाने की है। चुनौती केवल उन ईवीएम में चाहे 2 ही बटन दब जाए, इसे पूरा करने की है। चुनौती ये कोई नहीं स्वीकार करता कि जो लोग वो बटन दबा रहे हैं उनके दिमाग का बटन कब खुलेगा, कब वो समझेंगे कि ईवीएम की असल ताकत क्या है। वो बीप वाली मशीन नहीं है, वो लखमा को छोटा कर देने वाली मशीन नहीं है, वो मशीन है उनके किस्मत को बदलने वाली मशीन। हम इस पे कब बातचीत करेंगे, ये मेरे दिमाग में चल रहा है। जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि वो बटन बार बार इसलिए दबा रहे हैं कि जो उनका एमएलए है वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि उस एमएलए ने उनको बेइज्जत किया। और हम क्या क्या बात करते हैं, क्या क्या चर्चा करते हैं विकास, और देखिए जहाँ से वो आ रहे हैं वो भी एक सच्चाई है, वो भी एक सच्चाई है इसी भारत की जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स, नंबर्स, एनालिसिस, मैनिफेस्टोस की चर्चा करते हैं। और विकास वहाँ पर थे जहाँ पर ये मुठभेड़ हुई लगभग 1 बजे के करीब। देखते हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट फाइल की है। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो पहला चरण का चुनाव था, इस चुनाव में हम उन इलाकों में कवरेज करने पहुंचे हैं जिन इलाकों में पोलिंग बूथ पहले शिफ्ट कर दिया जाता, जैसे एल्मागुंडा और मिनपा। जब हम एल्मागुंडा पहुंचे तो एल्मागुंडा में आज बहुत शानदार हमको वो मिला देखने को, वोटिंग। और अभी हम मिनपा में हैं। मिनपा में ये मेरे पीछे आप पोलिंग बूथ देख रहे हैं, लेकिन हमने रिपोर्टिंग अभी यहाँ पे समाप्त ही किया था कि इस तरफ से फायरिंग की आवाज़ आने लगी है। आप भी सुन रहे होंगे आवाज़। सीआरपीएफ के सारे जवान अब अलर्ट हो चुके हैं और ये लगातार जो यूवीजीएल ब्लास्ट हो रहा है वो काफ़ी नज़दीक उसकी आवाज़ आती रह रही है। अभी एलएमजी से भी फायर हो रहा था और बता रहे हैं कि सीआरपीएफ के जो जवान हैं, अधिकारी, उन्होंने बताया कि कोबरा की जो टीम है वो लगातार आवाज़ सुन रहे होंगे फायरिंग की, वो जंगलों में इस तरह से मोर्चा लिए हुए हैं और लगातार जो है माओवादी उनकी उपस्थिति थी
और आज सुबह भी जिस तरह से एल्मागुंडा के क्षेत्र में भी माओवादियों के साथ एक हल्की झड़प मुठभेड़ जैसी हुई, उन्होंने एक आईडी ब्लास्ट किया, 2 जवान घायल हुए। और अभी ये लगातार मैं देख रहा हूँ, आवाज़ सुने आप कि किस तरह से ये फायरिंग चल रही है, फायरिंग की आवाज़ है ये। और ये यहाँ से ठीक बमुश्किल 50 से 100 मीटर 150 मीटर की दूरी पर ये मुठभेड़ है, लगातार फायरिंग हो रही है। और फायरिंग के साथ जो जवान यहाँ पे हैं वो सभी अलर्ट मोड पर हैं। अभी कुछ देर पहले ही हमारी बात सीआरपीएफ के अधिकारियों से हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि जो पोलिंग पार्टी है उन्हें भी आप देखेंगे तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर ही दिन भर यहाँ पर पोलिंग करवाया गया था। वजह यही है कि घनघोर जंगल के बीच में ये पोलिंग पार्टियाँ चुनाव संपन्न करा रही हैं। कब कहाँ से फायर आ जाए, कहाँ से क्या परिस्थितियाँ निर्मित हो जाए, उसे देखते हुए सुरक्षागत कारणों से पोलिंग की जो पार्टियाँ हैं उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाए गए हैं। हम भी यहाँ बैठे हुए थे, तभी इसी ओर से लगातार यूबीजीएल और ब्लास्ट और फायरिंग की आवाज़ आ रही है। जो सीआरपीएफ के जवान हैं, जो अधिकारी हैं, उन्होंने सभी जवानों को अलर्ट कर दिया है और सारे जवान जो है उस तरफ दिखाओ कैमरा, उस तरफ जो है ये मुठभेड़ चल रही है। और सारे जवान अलर्ट मोड पे हैं कि अगर कोई स्थिति इस तरह की आती है तो मुठभेड़ करने के लिए भी जवान तैनात हैं। उम्मीद करते हैं कि जो पोलिंग पार्टी है उन्हें सीआरपीएफ के जवान सुरक्षित यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर कैंप है वहाँ तक पहुँचाएंगे। ये रिपोर्ट हम मिनपा से ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। विकास, आप क्रॉस फायर में फंस गए थे, लेकिन फिर भी आपने रिपोर्टिंग के बारे में सोची? जी देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगा कि ऐसे मौके को गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आज सुबह से मुझे बहुत उम्मीद थी कि एल्मागुंडा पे मुझे चौंकाने वाली तस्वीर मिलेगी। और यही वजह है कि मैंने पूरा रात सफर करके एल्मागुंडा पहुंचने का फैसला किया। और जब वहां से वापस लौट रहा था और मिनपा पहुंचा और जब वहां की तस्वीर देखी कि जब लोग एल्मागुंडा में वोट कर रहे हैं और उसके पहले मिनपा आता है, वहां उनके चेहरे पे एक डर है, उस डर ने मुझे वहां रुकने पर मजबूर कर दिया। और बिल्कुल निश्चित तौर पर वही हुआ जो मैं सोच रहा था कि लगभग आप 1 से 1.5 घंटे तक लगातार ये फायरिंग हुई है। और अलग अलग मुद्दों पर आप देख रही होंगी तस्वीर अभी भी स्क्रीन पर, जो मैं देख पा रहा हूँ कि किस तरह से मैंने ये तस्वीर रिकॉर्ड किया है कि एक भी पॉलिटिकल पार्टी के बैनर, पोस्टर, पॉम्पलेट नहीं लगे हैं, केवल नक्सलियों के बैनर लगे हैं कि चुनाव का बहिष्कार करना है। और उसके बीच में ये फायरिंग होना, तो मुझे लगता है कि पूरे देश को ये फायरिंग देखनी चाहिए, सुननी चाहिए कि किस तरह से एक सीट के नीचे हम पोलिंग बूथ चला रहे हैं और पीछे 200 मीटर पीछे फायरिंग हो रही है और फायरिंग की आवाज धीरे धीरे करीब आ रही है। सीआरपीएफ के जवान चौकन्ने हो जा रहे हैं, अलर्ट मोड पे हैं कि कहीं पोलिंग बूथ पर ना अटैक हो जाए। 4 जवान घायल हो जा रहे हैं। तो ऐसे में लगा कि बस्तर की इस तस्वीर को दिखाना बेहद जरूरी है। तब मेरे दिमाग में रिपोर्टिंग की बात आएगी। विकास, सबसे अच्छी बात है आप सुरक्षित हैं, आप सेफ हैं और आपने ये रिपोर्ट हमें दिखाई और शायद आपके ज़रिए पूरे देश ये रिपोर्ट देख रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये भी एक तस्वीर है जो पोलिंग बूथ पर आज भी रियलिटी है, एक ऐसे पार्ट ऑफ इंडिया जो अभी भी हार्ट ऑफ इंडिया है। ये बहुत ही दूर का क्षेत्र नहीं है, ये छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश से सटा हुआ क्षेत्र है। जुल्फ़िकार नारायणपुर से हमारे साथ हैं। जुल्फ़िकार अली, ये बताएं कि महिलाओं की कितनी संख्या दिखी आज? नारायणपुर में जब मैं सुबह से निकला तो सबसे सुखद तस्वीर मुझे नारायणपुर में ये लगी, क्योंकि हम शहर में बैठते हैं, राजधानी रायपुर में देखते हैं और दूसरी अगर जगहों पर देखें तो उन जगहों पर महिलाएं जो हैं जो हाईटेक ऑफिस हैं वहाँ पे काम करती नज़र आती हैं, लेकिन यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो खेतों में काम करती नज़र आती हैं। और सबसे सुखद ये कि जिन पोलिंग स्टेशन में मैं गया और वहाँ पे मैंने जो तस्वीर देखी कि ब्रह्मामेटा में, क्रूसमार में, इन जगहों पर देखा तो महिलाओं की तादाद अपने मताधिकार करने के लिए सबसे ज़्यादा थी।
और नारायणपुर से लगे हुए। तो एक स्थिति तो ये थी कि मैंने उस पोलिंग बूथ में काउंट किया तो देखा कि एक समय पे 50 के करीब पुरुष हैं, तो वहीं महिलाओं की संख्या 95 थी। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि महिलाओं का जो वोट प्रतिशत है वो नारायणपुर में जो जितना भी आया है कि अभी 70 दशमलव कुछ जो प्रतिशत निर्वाचन आयोग ने जारी किया है, लेकिन हालांकि मुझे उम्मीद है कि यह प्रतिशत और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां की अभी तक रिपोर्टिंग नहीं हुई होगी और फाइनल डेटा हो सकता है कि रात तक निर्वाचन आयोग जारी करे, क्योंकि पिछले जो चुनाव 2018 में हुए, 13 में हुए, उसके लिहाज से बस्तर का जो पोलिंग परसेंटेज है वो कम है। तो महिलाओं की जो तस्वीरें देखने में आई वो बेहद सुखद थी। लड़कियां जो हैं वो 10वीं पास हैं, अंदरूनी इलाके की हैं, अबूझमाड़ की हैं, वो खुशी खुशी अपने मताधिकार का उपयोग करने पहुंची और उनको उम्मीद थी कि जो उनके नए जनप्रतिनिधि चुनकर जाएंगे तो वो वहाँ पे अच्छे स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, ताकि वो पढ़ सकेंगी। और इस लिहाज से भी वो बाहर निकली, उन्होंने मताधिकार का उपयोग किया कि वो नारायणपुर से अलग बाहर, अबूझमाड़ से बाहर देश को देखना चाहती हैं कि दिल्ली क्या है, रायपुर क्या है। तो इस तरीके से जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनमें इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती हुई नजर आई, मुस्कुराते नजर आई। हालांकि दहशत का माहौल बस्तर के कई सारे अंदरूनी इलाके में होता, नारायणपुर का इलाका भी अति संवेदनशील है। कस्बे को अगर छोड़ दिया जाए तो जैसे ही हम बाहर निकलते हैं अंदर की तरफ, अबूझमाड़ की तरफ, तो वहाँ पे ऐसा सन्नाटा पसरा रहता है और सिंगल सड़कें हैं, कम ही आवागमन देखने को मिलता है। तो इस तरीके की तस्वीर नारायणपुर से निकलने के बाद देखने को मिलती है। जब हम अबूझमाड़ के अंदर जाते हैं तो महिलाएं उसमें सबसे ज़्यादा नजर आती हैं। जी मारिया। नीलेश, आप बताएं आपके पोलिंग बूथ पर कितनी महिलाएं थीं? क्योंकि अगर वो 95 महिला जिन्हें जुल्फिकार ने देखा, वो पूरा जनरेशन बदल देंगी। वो आकर के अपना उन्होंने मतदान दिया और वो इंश्योर करेंगी कि उनके परिवार भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सोचिए कि कितना बड़ा चेंज आ रहा है। और ये चेंज हम रिपोर्टर्स होकर के विटनेस कर रहे हैं। इससे बड़ी हमारे लिए ग्रेटफुलनेस की बात क्या होगी। नीलेश, आखिरी सवाल आपसे, आपने कैसा माहौल देखा? वहाँ पे कितनी महिलाएं थी? बिल्कुल, मैं जितने भी पोलिंग बूथ पर गया, यहाँ तक कवर्धा के शहरी इलाके बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी, वहाँ जितनी संख्या में पुरुष थे उससे उतनी ही संख्या में महिलाएं भी नजर आई। बल्कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तो मुझे सुबह सुबह ही जब मैं रिपोर्ट कर रहा था उसी समय देखने को मिला कि 8 बजे से पोलिंग शुरू होनी थी कवर्धा सीट पर, जो यहाँ पर, और 7 बजे के आसपास हम चर्चा कर रहे थे लाइव में, उतने में एक महिला आकर मतलब अपना वोटर का जो उनको पर्ची मिलती है वो दिखाकर बोलती है कि क्या यही पोलिंग बूथ है जहाँ पर मुझे मतलब वोट करना है। फिर वहाँ पर उनको बताया गया, जब उनसे मैं पूछा कि आप इतनी जल्दी क्यों पहुंच गई हैं, चुनाव जो प्रक्रिया है वो तो 8 बजे से शुरू होना है। तो उनका कहना था दिवाली का सीजन है, घर में भी काम है, पहला काम है कि मतदान किया जाए, उसके बाद हम घर का काम करेंगे। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट कवर्धा में देखने को मिला। पहले मतदान फिर जलपान, ये तो पुरानी कहावत है। जी बिल्कुल, ये कहावत लेकिन कवर्धा में काफी देखने को मिली और बड़ी संख्या में लोग जो मतदान की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही पहुंचे थे। एक मैं ऐड करना चाहूंगा जाते जाते, अगर आप इजाजत दें, राजनांदगांव सीट का जिक्र कर रहे थे और अभिषेक जी बड़ा डिटेल में बता रहे थे। मेरे पास एक मन में आया बात ही कह देनी चाहिए। गिरीश देवांगन वहाँ से जो प्रत्याशी हैं वो बाहरी हैं रमन सिंह के खिलाफ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है राजनांदगांव का कि 15 साल से रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे। स्थानीय लोगों को जब जब कांग्रेस मौका दी, रमन सिंह एक तरफा निकालते रहे, लेकिन पिछले चुनाव में करुणा शुक्ला को प्रत्याशी बनाया था जो रायपुर में रहती थी, बाहरी थी वहां के लिए, और 15 साल में मुख्यमंत्री रहते रमन सिंह के साथ पहली बार ऐसा हुआ कि वो वोटिंग का जब काउंटिंग चल रही थी तो एक राउंड में पीछे भी थे, जीत मिली, जीत का अंतर सबसे कम रहा उनका। और इस बार गिरीश देवांगन भी बाहरी हैं और जब जैसा कि अभिषेक जी पहले ही बता रहे थे कि घेरने की बात कह रहे थे, तो ये चीज राजनांदगांव में भी मैंने फील की जब राजनांदगांव से होकर मैं गुजर रहा था। जी मारिया। शुक्रिया जुल्फिकार, नीलेश, विकास, सूर्यकांत, आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया है वो पूरे देश के लिए ज़रूरी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ आप बहुत ही डिटेल में नारायणपुर, कवर्धा, सुकमा, राजनांदगांव, सब जगह वहाँ पर आप जाकर वहाँ पर आप आई विटनेस हैं। बहुत अहम है ये रिपोर्टिंग, क्योंकि आज ये हिस्टोरिक जो मतदान हुआ है वहाँ पर 70% प्लस, वो शायद एक नया डायरेक्शन दिखाएगा उस स्टेट को। आखिरी बात आपसे अभिषेक,
विमेन फैक्टर हमेशा बात होता रहा है बहुत सारे स्टेट्स में। इस बार अगर जुल्फिकार एक ऐसे पोलिंग बूथ में थे जहां पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी, तो एक क्लियर ट्रेंड यहाँ पर भी अब दिख रहा है। मारिया, मैं अविभाजित मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का निवासी रहा हूँ, तो मैं मध्य प्रदेश की जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ मेरा वास्ता पड़ता रहा है। आप रायपुर छत्तीसगढ़ जाएंगी तो आपको वर्किंग वुमेन, हमारे जो साथी हैं, आपके जो साथी हैं, वो आपको बता भी देंगे कि वर्किंग वुमेन आपको नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली और कहीं पर भी उतनी नहीं दिखेंगी जितनी आपको एक रेस्टोरेंट में वेटर के तौर पर, मैनेजर के तौर पर उतनी महिलाएं और सभी स्थानीय महिलाएं हैं। और आप देखिए कि वो दुर्ग से निकलकर उन्होंने अंग्रेजी बोलना सीखा है, उन्होंने दुर्ग के ग्रामीण इलाकों से आकर शहरों में सर्विस सेक्टर में काम करना शुरू किया है। तो और मैं वैसे भी जो बस्तर और उसके आसपास के इलाके हैं उनमें महिलाओं का इमेंसिपेशन जो दूसरे पिछड़े इलाके हैं उनसे बहुत ज्यादा है, जो खासकर की हिंदी पट्टी जिसे हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ दहेज जैसी परंपराएं नहीं है, आदिवासियों में कभी ऐसी परंपराएं नहीं रही हैं। तो अब जो भी संघर्ष है महिलाओं का अपनी गरीबी मिटाने को लेकर है, और वो जो संघर्ष है वो आपको पूरे छत्तीसगढ़ में दिखाई देगा। खासकर कि आदिवासी समाज जो उड़ीसा से भी निकलकर छत्तीसगढ़ में आती है काम करने के लिए, तो आप पूरी महिलाओं में एक चीज बहुत कॉमन देखेंगे, वो ये कि वो पैसे की इज्जत करना, पैसे की समझ बहुत जबरदस्त है उनके अंदर। और ये आपको पूरा ट्रेंड अब आदिवासी समाज में महिलाओं में ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उनको अब समझ में आने लगा है कि सरकार की एड का मतलब क्या है, डीबीटीएल का मतलब क्या है, उनको खाते में पैसे मिलने का मतलब क्या है। तो जब आप ये समझ सकते हैं तो आपको चुनाव में वोट क्यों डालना है इसका भी मतलब समझ में आने लगता है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और थैंक यू फॉर ऑल द पर्सपेक्टिव। बस आज यही, कल हम कई और शहर से जुड़ेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में हमारा दौरा चलता रहेगा, लेकिन अभी फोकस था छत्तीसगढ़ क्योंकि वहाँ पर 20 सीटों पर चुनाव हुआ, बाकी की 70 सीटों पर चुनाव 17 तारीख को होगा। शुक्रिया।